फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम ऐसे करंट अफेयर्स के लेसन का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा टॉपिक है आज का पीएमएलए कानून क्या है, क्या इसके प्रावधान है। तो सबसे पहले चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएमएलए क्या है। तो मैं आपको बता दूं पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह कानून 2002 में बनाया गया था और वहीं 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों को 2022 में शामिल किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय के पास होती है, जिसको हम ईडी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसका उद्देश्य क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, यानी धन संशोधन क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय को इस प्रकार से छिपाना या प्राप्त करना है ताकि वह वैधानिक पैमाने से उत्पन्न हो सके। दूसरा पॉइंट है अवैध बेरोजगारी की बिक्री, स्टॉक, दुष्टों की वेश्यावृत्ति या गुप्त व्यापार, रिश्वतखोरी, कंप्यूटर विचारधारा जैसे आपराधिक कृत्यों से प्राप्त आय शामिल है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसे डर्टी मनी भी कहा जाता है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी का वैध धन के रूप में रूपांतरित करने की एक प्रक्रिया है। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मैं दोबारा एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग वो धन है जिसको हम छिपाना या प्राप्त करना है ताकि वैधानिक पैमाने से उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट, उत्पत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग की शब्द की उत्पत्ति 1980 के अंदर दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की माफिया समूह से हुई थी। इसमें धन संशोधन के जो चरण है वो 3 है। प्रथम चरण में क्या है, संस्था। इसके तहत अवैध धन को कॉर्पोरेट वित्तीय प्रणाली से प्रवेश के लिए आमंत्रित किया जाता है। द्वितीय चरण में बोला गया है कि लेयरिंग। इसके तहत धन के अवैध उद्गम स्रोत को रिटायरमेंट के लिए अलग अलग हिस्सों में शामिल किया गया है। तृतीय चरण है एकीकरण। तो अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार शामिल किया गया है कि इस धन का वैध तरीके से पुनः प्राप्त किया जा सके। तो धन शोधन के 3 तरीके बताए हैं। पहला संस्था के द्वारा, दूसरा लेयरिंग के द्वारा, तीसरा एकीकरण के द्वारा। संस्था में आपको सीधा सीधा बताया गया था कि अवैध धन के कॉर्पोरेट वित्तीय प्रणाली में प्रवेश के लिए आमंत्रित करता है। दूसरे में बताया गया था कि तहत धन को अवैध उद्गम स्रोत को रिटायरमेंट के लिए अलग अलग हिस्सों में शामिल किया गया है। तीसरा आपको बताया गया था कि धन का वैध तरीके से पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। तो इस तरीके से धन शोधन के 3 तरीके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएलए में हाल के जो संशोधन हुए उसकी बात करते हैं हम। पहले मैं आपको बता दूं कि परिभाषा में जो परिवर्तन किया गया है वो क्या है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र अपराध माना गया है। तो पहला संशोधन जो हुआ गया है वो है एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि अन्य अपराध पर प्रतिबंध माना गया था, लेकिन आज के टाइम में इसे क्या है, एक स्वतंत्र अपराध माना गया है। दूसरा है धन शोधन सतत प्रकृति का अपराध। किसी व्यक्ति को इस अपराध में उस स्तर तक नामांकित माना जाएगा जहां एक व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित श्रेणी का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अपराध सतत प्रकृति का है। सतत प्रकृति का मतलब यहां पे है कि जो किसी भी प्रकार से उस अपराध में संलिप्त हो और उससे लाभ प्राप्त कर रहा हो। सेकंड है, इसमें रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा शामिल है, जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या मध्यस्थ आदि शामिल होंगे। यानी किसके द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, कंपनी के द्वारा, वित्तीय संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा है। पीएमएलए 2002 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। पहले कितना था, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इसे ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। जो अभी संशोधन अधिनियम हुआ इसके अंदर इसकी ऊपरी सीमा को बिल्कुल हटा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट है, इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की या जब्ती का प्रावधान किया गया है। अभी नए जो संशोधन में क्या किया गया है, संपत्ति की अस्थायी कुर्की और या जब्ती का प्रावधान
किया गया है। नेक्स्ट, इसके जो प्रमुख बिंदु है जो इस प्रकार है। यह संशोधन धन संशोधन के स्वमेव अपराध की श्रेणी में रखा गया है। स्वमेव अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहला पॉइंट था स्वमेव अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा था अभी तक धन संशोधन एक स्वतंत्र अपराध था, श्रेणी में नहीं आता था, अपितु यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता था जिसमें पूर्वगामी अपराध और अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार के अपराधों में आय को धन शोधन के अपराध का विषय बनाया गया है। इन उन संपत्तियों को आपराधिक प्रक्रिया के क्षेत्र में अंतर्गत माना जाता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित अपराध के संबंध में गतिविधियों से प्राप्त की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन की धारा 17 अभी बात करते हैं। इसकी जो धाराएं हैं उसकी बात करेंगे हम। धारा 17 क्या बोलती है? क्या बोलती है? तलाशी और गिरफ्तारी। धारा 18 क्या बोलती है? व्यक्तियों की तलाश। उसकी उपधारा 1 क्या बोलती है? प्रावधानों से हटाना है। इन प्रावधानों के अनुसार पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित अपराधी में से किसी भी अपराध में जांच करने के सक्षम एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट या चार्जशीट का होना आवश्यक है। धारा 45 में एक स्पष्टीकरण को जोड़ा गया था कि जिसके अनुसार पीएमएलए के अधीन सभी अपराध सजन्य और गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में अपराध से प्राप्त आय के छिपाव, कब्जा, अधिग्रहण, उपयोग और निष्कलंकित धन के रूप में पेश करना या निष्कासित धन के रूप में दावा करना इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र और पूर्ण अपराध है। इन संशोधनों के तहत धारा 72 केंद्र में एक अंतर मंत्रालय समन्वय समिति के गठन का प्रावधान करती है जो धन संशोधन, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण की पहल पर परामर्श हेतु संचालनगत नीतिगत स्तर पर सहयोग के लिए विभागीय और अंतर एजेंसी समन्वय हेतु उत्तरदायित्व होगी। मेन चीज है जो धन संशोधन निवारण अधिनियम जो 2002 की धारा 19 क्या बोलती है, यह मैं आपको बता देता हूं कि धन हानि की अधिनियम 2002 पीएमएल की धारा 19 क्या प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों को उनके निकटतम सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है। किसके आधार पर? निकटतम सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी का अधिकार है। कौन सी धारा के अंदर? धारा 19 के अंदर। किसके अंदर? धारा 19 के अंदर, जिसमें यह संदेह प्रकट करने का अधिकार बनता है कि किसी व्यक्ति ने दंडनीय है अपराध किया है। नेक्स्ट, पीएमएलए कानून के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मुश्किल से मिलती है जमानत। इसके अंदर जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। पीएमएलए में किसी भी अपराध को जमानत आसानी से नहीं मिलती। जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण दिया गया है इन्होंने कि जो पीएमएलए केस के अंदर है, इस कानून की सख्त धाराएं है। इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत की 2 कठोर शर्तें हैं। जैसे आरोपी को खुद साबित करना होगा कि आरोप बेबुनियाद है, साथ ही अदालत में यह विश्वास हो कि आरोपी दोबारा से इन अपराधों में लिप्त नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 2 चीज है इस कानून के सेक्शन 45 में जमानत की 2 कठोर शर्तें हैं कि आरोपी को खुद साबित करना होगा कि आरोप बेबुनियाद है, साथ ही अदालत में यह विश्वास भी देना होगा कि आरोपी दोबारा इस अपराध में लिप्त नहीं होगा। दूसरी धारा यह बोलती है कि साबित करनी होगी बेगुनाही। पीएमएलए तहत सारे अपराध संज्ञेय और गैर जमानत का प्रावधान नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ बिना वारंट के आरोपी गिरफ्तार करने, परिसर की तलाशी करने का अधिकार है। इस कानून के तहत गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि उस पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें आ रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसका नाम बार बार हमने हर न्यूज़पेपर, हर अखबार, हर करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि ईडी ईडी ईडी। तो मैं आपको बताता हूं ईडी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय की ईडी एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन की जांच करता है। इसकी स्थापना 1956 में विदेशी मुद्रा गणतंत्र अधिनियम 1947 के तहत की गई थी। और इसके अंदर जो कौन आता है, कौन सी वैकेंसीज आती है, मैं उनके बारे में बताता हूं आपको। सीधी भर्तियों द्वारा
कार्मिकों की नियुक्तियों के अलावा निदेशालय प्रतिनियुक्तियों पर विभिन्न जांच एजेंसियां, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से अधिकारियों की नियुक्ति करता है। 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के समाधान हेतु आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। कब किया गया था? मेन चीज है 1 मई 1956 को। ये याद रखने वाली चीज है, क्वेश्चनों में वो छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं कि ईडी की स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, ईडी का पहले नाम क्या रखा गया था, उसके बाद में नाम क्या रखा गया था। तो पहले इसको नाम था प्रवर्तन इकाई, इन्फोर्समेंट यूनिट था, जो 1957 के अंदर इसका नाम बदल के ईडी कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। इसके अधिकार और शक्तियों की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला चीज है पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग संविधान अधिनियम 2002। इसके तहत धन शोधन के खिलाफ अपराध की जांच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की इकाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल है। सबसे बड़ा और पावरफुल अधिकार है ये। दूसरी चीज है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा की। इसके अंतर्गत फेमा के उल्लंघन की जांच की जाती है और दोषियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे फेरा 1973 के स्थान पर लागू किया गया है। तीसरा जो इसकी शक्ति है भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसको फेवा बोलते हैं। इस अधिनियम के उद्देश्य से भगोड़े आर्थिक उद्यमियों की संपत्ति पर कब्जा करना, जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार के क्षेत्र से बाहर कानूनी प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग किया जाता है। चौथा है कोफीफोसा, COFEPOSA के अधीन एजेंसी फेमा के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण अधिनियम 1974, विदेशी मुद्रा और संरक्षण अधिनियम के तहत शांतिपूर्ण निषेध के मामले को देखती है। तो इस तरीके से हमने आज अध्ययन किया पीएमएलए और ईडी के बारे में। ये क्वेश्चन हर पेपर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे आप बार बार रिपीट करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जामों में आपके लिए अच्छा रहे। और ये सभी जानकारियां महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू दोस्तों।